हेलो ऑल। तो गवर्नर के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हम ये कर चुके हैं कि गवर्नर की एक्चुअल में पोजीशन क्या होती है, प्लस उसके साथ साथ गवर्नर की ओथ के बारे में हमने स्टडी किया था, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में और उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। आज इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आता है कि अब अगर गवर्नर को अपने ऑफिस में बैठना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि उसको फॉलो करनी पड़ती हैं। तो कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। तो गवर्नर के ऑफिस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती है? सबसे पहले तो ये होता है कि अगर आपका गवर्नर चाहे अगर वो राज्यसभा का या लोकसभा का यानी संसद का, पार्लियामेंट का मेंबर है या फिर किसी भी विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो वो व्यक्ति गवर्नर नहीं बन सकता। यानी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पार्लियामेंट का मेंबर है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है और वो गवर्नर अपॉइंट हो जाता है तो उस व्यक्ति को उसी समय पे पार्लियामेंट या फिर विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली से रिजाइन लेना पड़ेगा, तभी वो क्या बन पाएगा या हमारा गवर्नर बन पाएगा। इसका मतलब ये है, द नेक्स्ट थिंग इज कि इफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली इज अपॉइंटेड एज गवर्नर, तो अगर कोई भी मेंबर चाहे वो पार्लियामेंट का या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का उसको गवर्नर अपॉइंट कर दिया, देन ही मस्ट रिजाइन फ्रॉम पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का अपॉइंट किया जाता है एज अ गवर्नर तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली में से, अदरवाइज ही सीजेस टू बी द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। तो अगर वो नहीं रिजाइन करेगा तो वो उस अगली जो भी स्टेट का उसको गवर्नर बनाया गया है वो वहाँ पे गवर्नर नहीं रह पाएगा। तो या तो वो गवर्नर होगा और या फिर वो पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होगा। सेकेंड कंडीशन ये है कि ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं हम। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है कि कोई सरकारी नौकरी, आप बोल सकते हैं इसको, कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, ठीक है। अगर अब गवर्नर की पोस्ट, प्रेसिडेंट की पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, यूनियन और स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, आई रिपीट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनियन मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स, ये पांचों जो पोस्ट होती हैं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होती। यानी ये लोग गवर्नर के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति गवर्नर के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट नहीं कर सकता। कर सकते हैं बट जो लोग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। बट इसमें से कुछ ऐसी पोस्ट आती हैं जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होती, कोई सरकारी नौकरी नहीं होती, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, यूनियन मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर। तो अगर ये लोग चाहें तो ये गवर्नर की पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं या इनको भी गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। और ये वही लोग हैं जिनको प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्ट किया जा सकता था। ये लोग प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए भी हो सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं, और ये लोग एज अ गवर्नर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा गवर्नर है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता, बट जो सिटिंग हमारे बट जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, देन यूनियन के जो मिनिस्टर्स आते हैं, देन स्टेट के जो मिनिस्टर्स आते हैं, और जो गवर्नर है, जो सिटिंग गवर्नर, मान लो आज जो गवर्नर है
अगर नेक्स्ट बार उसको अपॉइंट करना है तो उसी गवर्नर को अगली 5 साल के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये जो 5 पोस्ट हैं, ये पांचों की पांचों पोस्ट आर नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है तो जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको भी गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है उसको भी गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, यूनियन मिनिस्टर्स को भी, स्टेट मिनिस्टर को भी, और जो गवर्नर आज बैठा हुआ है, आज उसका कार्यकाल खत्म होता है तो अगले 5 साल के लिए भी उसको गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। यानी ये पांचों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि जो भी गवर्नर होता है, अब जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनको कहाँ पे रहना होता था? राष्ट्रपति भवन में। तो इसी तरह से जो हमारे गवर्नर है उनको विदाउट रेंट रहना होता है। कहाँ पे? राजभवन में। यानी अगर वो गवर्नर बनेंगे तो वो उनको कहाँ पे रहना पड़ेगा? राजभवन में रहना पड़ेगा, विदाउट रेंट, बिना रेंट के। नाउ जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन आती है, 4th कंडीशन, वो ये है कि जो सैलरीज या जो अलाउंसेस मिलती हैं, एम्यूलमेंट्स मिलती हैं, प्रिविलेजेस मिलती हैं, तो ये जो एम्यूलमेंट्स और अलाउंसेस मिलती हैं गवर्नर को, ये कौन डिसाइड करता है? तो जितनी भी एम्यूलमेंट्स मिलेंगी या अलाउंसेस मिलेंगी, अब ये क्या होता है? अलाउंसेस ये होते हैं जैसे सैंक्चुअरी अलाउंसेस। सैंक्चुअरी अलाउंसेस क्या होता है? जैसे मान लो मेडिकल के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, हेल्थ के लिए, ये जो अलग अलग पैसे दिए जाते हैं, यानी सैलरी के साथ साथ ये जो अलग पैसे मिलते हैं इनको अलाउंसेस मिलते हैं। यानी ट्रैवल के एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, हेल्थ के एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, मेडिकल के एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, ये जो सब होते हैं ये सैंक्चुअरी अलाउंसेस होते हैं। तो इनको डिसाइड कौन करता है? कौन डिसाइड करता है कि कितने अलाउंसेस दिए जाएंगे और कब कब दिए जाएंगे? सो आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल आपने याद रखनी है, यहीं पे ही आपको पॉलिटी में कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको डिसाइड कौन करता है? इसको डिसाइड करती है हमारी पार्लियामेंट कि कितने सैंक्चुअरी अलाउंसेस देने हैं और कब कब देने हैं। तो इसको डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। बट देता कौन है? देती है स्टेट। यानी मान लो अगर बनवारी लाल पुरोहित, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल लिया था कि वो पंजाब के गवर्नर हैं, तो अगर वो पंजाब के गवर्नर हैं तो उनको जो अलाउंसेस हैं वो दी तो पंजाब के द्वारा जाएंगी, बट जो डिसाइड किया जाएगा वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट जो आती है, ओके हम ऊपर लिख देते हैं, सो द नेक्स्ट थिंग इज, मान लो कि अगर कोई भी एक गवर्नर, मतलब एक जो पर्सन है वो एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर है, तो ये हमने पहले भी किया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। अच्छा, अगर आपने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की वीडियो देखी है तो आपको ये चीज़ याद होगी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिसको के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 भी बोला जाता है, तो उस टाइम पे हमारी कुल 14 स्टेट्स बनाई गई थी और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। तो जब ये स्टेट्स बन के रेडी हुई थी तभी उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही ये बताया गया था कि अगर आप चाहें तो आप एक पर्सन को एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर भी बना सकते हो और एक पर्सन को एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी का भी गवर्नर बना सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनता है तो उसके जो एम्यूलमेंट होते हैं, जो अलाउंसेस होते हैं, फिर वो कौन देगा? मान लो एक पर्सन है, वो तो सिर्फ एक ही स्टेट का गवर्नर है तो वो स्टेट उसको दे रही है उसके अलाउंसेस, बट अगर वही पर्सन 2 स्टेट का गवर्नर है तो कौन सी स्टेट देगी उसको अलाउंसेस? तो वो जो अलाउंसेस है वो शेयर किए जाते हैं बिटवीन द स्टेट। यानी if the governor is appointed for 2 or more states,
देन जो उसके एम्यूलमेंट्स होंगे, देन एम्यूलमेंट्स एंड अलायंसेस, और जो उसके अलायंसेस होंगे आर शेयर्ड बाय द स्टेट्स कंसर्न्ड। ठीक है, तो जो स्टेट्स होंगी वो इसके अलायंसेस और उसके जो एम्यूलमेंट्स होंगे उसको क्या करेगी, उसको शेयर कर लेगी, एक दूसरे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, अगर किसी को गवर्नर बनना है तो उसको ये वाली जो कंडीशंस हैं ये मतलब इनको फॉलो करना पड़ता है। ये गवर्नर के ऑफिस के लिए फॉलोइंग कंडीशंस है जो कि माननी पड़ती हैं। तो क्या क्या थी, अगर वो व्यक्ति पार्लियामेंट का मेंबर है या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो उसको वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ेगा अगर वो गवर्नर बनना चाहता है। द सेकेंड ऑफ ऑल, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो। अब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स और गवर्नर, ये पांचों जो होते हैं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होते, ये गवर्नर के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। थर्ड होता है कि उनको क्या करना पड़ता है, राजभवन में रहना पड़ता है विदाउट रेंट। फोर्थ आता है जो एम्यूलमेंट अलाउंसेस है उसको कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और अगर कोई व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट किया गया है तो उसके जो एम्यूलमेंट्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, वो जो कंसर्न स्टेट्स होती हैं वो आपस में शेयर करती हैं। ओके, इसके अलावा अब अगर आपका प्रेसिडेंट था तो क्या प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी केस चल सकता था? नो। क्या अगर कोई भी प्रेसिडेंट क्राइम कर दे, चाहे उसका कोई पर्सनल एक्ट ही हो, उसने कोई पर्सनली कोई क्राइम किया है, तो क्या उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती हैं? नहीं चल सकती। प्रेसिडेंट के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स ही चल सकती हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। और सिविल प्रोसीडिंग्स भी कब चलेंगी, उसको 2 मंथ का नोटिस देने के बाद 2 मंथ उसको पहले बताना पड़ता है कि आपके अगेंस्ट ये जो सिविल प्रोसीडिंग है ये शुरू हो चुकी है। सिविल प्रोसीडिंग्स बेसिकली क्या होता है, जैसे सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर आप मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई मालिक है और एक नौकर है, नौकर अपने मालिक पे केस कर दे कि ये मुझे हरास कर रहे थे या इन्होंने कोई भी ऐसा मेरे पैसे नहीं दिए, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सिविल केसेस होते हैं। तो ऐसे वाले केसेस तो प्रेसिडेंट पे चल सकते हैं, बट जो क्रिमिनल केसेस है, क्राइम, किसी भी तरह का क्राइम कर दे वो, ठीक है, किसी का मर्डर कर दे, देन किसी का रेप कर दे, तो ऐसे जो चार्जेस हैं ये हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं लग सकते। तो इसका मतलब यही चीज़ गवर्नर के ऊपर भी अप्लाई होती है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, जब तक कि गवर्नर अपने ऑफिस में है उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लग सकती। ठीक है, इवन फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स, उसके पर्सनल एक्ट में भी उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, चाहे वो खुद ही कोई क्राइम कर दे फिर भी उसके ऊपर केस नहीं चल सकता। नेक्स्ट जो आती है वो आती है सिविल प्रोसीडिंग्स। यस, सिविल जो प्रोसीडिंग्स है वो चल सकती हैं, जो सिविल प्रोसीडिंग्स है वो चल सकती हैं, बट उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, उसको 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। 2 मंथ प्रायर नोटिस इज मस्ट। तो अगर 2 मंथ का पहला नोटिस दिया जाएगा तभी क्या होगा, उसके अगेंस्ट सिविल प्रोसीडिंग्स चल सकेंगी, बट जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके अगेंस्ट नहीं चल सकती। ठीक है, ओके, तो ये यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक तो फिनिश होता है। नेक्स्ट करते हैं टर्म ऑफ गवर्नर। अब कितने सालों के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है? टर्म ऑफ गवर्नर, गवर्नर की जो टर्म होती है यानी कि उसका जो कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है? तो गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है फॉर 5 इयर्स। 5 साल के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। बट क्या अगर गवर्नर अपने ऑफिस में बैठ गया तो 5 साल वो अपने जो काम है वो करेगा ही करेगा? क्या आगे पीछे प्रेसिडेंट उसको रिमूव नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। इन एक्चुअल जो असल बात है, जो
करेक्ट बात है वो ये है कि जो गवर्नर है वो अपने ऑफिस में तब तक रहेगा जब तक कि प्रेसिडेंट चाहेगा, जब तक कि प्रेसिडेंट खुश है। तो इसका मतलब जो गवर्नर होगा वो अपने ऑफिस में कब तक रहेगा? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के, जब तक कि प्रेसिडेंट खुश है तब तक ही वो जो है गवर्नर है अपने ऑफिस में रहेगा। ठीक है। सपोज अगर ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर की सरकार है, केंद्र की सरकार है, तो यहाँ से कुछ व्यक्ति चुने जाएंगे। किसके द्वारा चुने जाएंगे? रामनाथ कोविंद हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है। उनको चुन के ये जो हमारी अलग अलग स्टेट्स हैं इनका हेड बनाना है। तो ये जो है हमारे गवर्नर्स, तो ये सेंटर की सरकार में से प्रेसिडेंट क्या करेगा? कुछ व्यक्तियों को चुनेगा और ये जो स्टेट्स हैं स्टेट्स के हेड लगा देगा, यानी वहाँ पे गवर्नर लगा देगा। अब क्या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से यहाँ से व्यक्तियों को उठाएगा, यानी इन पर्सन्स को अपनी मर्जी से चूज करेगा? नो। किसकी एडवाइस पे चूज करेगा? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और कहाँ पे लिखा हुआ है ये? आर्टिकल 74 में। तो इसका मतलब आर्टिकल 74 में लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो पीएम और सीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे कुछ व्यक्तियों को यहाँ से चूज करेगा और उनको क्या करेगा? स्टेट्स का हेड बना देगा। ठीक है। सो अब ये व्यक्ति यहाँ पे कब तक रहेंगे? जब तक कि प्रेसिडेंट चाहेगा, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। इनको 5 साल का समय तो दिया हुआ है, 5 साल के बाद तो इनको चेंज करना ही होता है। ठीक है। अगर कोई चाहो तो ये व्यक्ति मान लो इस स्टेट का गवर्नर है, ए स्टेट का गवर्नर है ये व्यक्ति, और इसी व्यक्ति को अगले 5 साल के लिए भी ए स्टेट का ही गवर्नर बनाना है तो बना सकते हैं, बट रीअपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, यानी 5 साल के बाद तो गवर्नर चेंज करना ही पड़ेगा। बट इन एक्चुअल ये यहाँ पे तब तक है जब तक ये खुश है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और असल में अगर करेक्ट बात की जाए तो ये यहाँ पे तब तक है जब तक कि ये खुश है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि प्रेसिडेंट तो किसकी मानेगा? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, आर्टिकल 74। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो जो गवर्नर है वो अपने ऑफिस में कब तक रहेगा? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो ये आती है कि ठीक है, जब तक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलेगा कि इन व्यक्तियों को यहाँ पे गवर्नर लगा दो, ठीक है। अब मान लो कि कल को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रामनाथ कोविंद को बोलें कि ये जो बी स्टेट का गवर्नर है ना इसको हटा दो, इसको चेंज कर दो, तो क्या यहाँ पे कोर्ट है वो आएगा? क्या कोर्ट आके बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट, कि आप ऐसे कैसे गवर्नर को हटा सकते हो? क्या ऐसा बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। ये मेयरली किसका फैसला होता है? प्रेसिडेंट का, पीएम का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फैसला होता है कि कौन सी स्टेट में कौन सा गवर्नर रहेगा, कब तक रहेगा, कब उसको रिमूव करना है और कब उसको रिमूव नहीं करना है। तो ये मेयरली किसका फैसला होता है, किसका डिसीजन होता है? ये डिसीजन होता है प्रेसिडेंट का ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका मतलब कि ये जो डिसीजन होता है वो नॉट जस्टिफाइबल होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में कोर्ट इस चीज़ में दखल अंदाजी नहीं देता कि गवर्नर को, किस व्यक्ति को कौन से स्टेट का गवर्नर लगाया जा रहा है, कब उसको वहाँ से हटाया जा रहा है। ठीक है। तो इस चीज़ की इस चीज़ में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जुडिशरी की कोई भी दखल अंदाजी नहीं होती। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो ये पर्सन है, ये जो गवर्नर है वो एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है। एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसका मतलब ये है कि इसकी जो अपॉइंटमेंट की जाएगी, इसकी जो टर्म होगी वो किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाएगी। जो जुडिशरी है वो इसमें आके इंटरफेयर नहीं करेगी। ठीक है। तो इट इज नॉट जस्टिफाइएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी कोर्ट में इसका जवाब नहीं देना होता कि कोई भी व्यक्ति अगर जब भी रिमूव करना चाहे प्रेसिडेंट किसी भी
स्टेट में से किसी भी गवर्नर को अगर प्रेसिडेंट हटाना चाहे तो हटा सकता है। इसके लिए कोर्ट में किसी भी तरह की कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, सो अब ये जो हमारे गवर्नर होते हैं वो जितनी बार चाहें उतनी बार अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, मान लो आप एग्जांपल ले लो बनवारी लाल पुरोहित की, अब उनको पंजाब का गवर्नर बनाया गया, हो सकता है अगले 5 साल में भी उसको पंजाब का गवर्नर बना दिया जाए। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट 5 ईयर में उनको पंजाब से हटाकर हरियाणा का गवर्नर बना दिया जाए। तो यानी कि एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा बार भी गवर्नर बनाया जा सकता है, यानी कैन बी अपॉइंटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी भी बार इसको अपॉइंट किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक लिमिटेड समय के लिए ही या एक बार ही इसको आप अपॉइंट कर सकते हो, ये इतना कोई भी ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट जो होते हैं ट्रांसफर्स जो होते हैं इनके, यानी मान लो पंजाब का गवर्नर है उसको हरियाणा का गवर्नर बनाना है, छत्तीसगढ़ का गवर्नर है उसको उड़ीसा का गवर्नर बनाना है, तो ये जो ट्रांसफ़र्स हैं ये भी किए जा सकते हैं। और कौन करता है ये ट्रांसफ़र? प्रेसिडेंट करता है। यानी इन शॉर्ट आप सिर्फ इतना समझ लो कि जो गवर्नर है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? प्रेसिडेंट। किसके कहने पे कंट्रोल कर रहा है? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो वो व्यक्ति चाहेंगे वो इसको प्रेसिडेंट को बोलेंगे और जो प्रेसिडेंट होगा वो देखेगा कि कौन से गवर्नर को कौन से स्टेट में भेजना है। क्या जो गवर्नर इस स्टेट को ऑलरेडी 5 साल पहले सर्व कर चुका है, क्या इसी स्टेट में उसको दोबारा से लगाना है या उसको किसी और स्टेट में भेजना है, या जो व्यक्ति एक स्टेट में काम कर रहा है, जो गवर्नर एक स्टेट में लगा हुआ है, उसको दूसरे स्टेट का गवर्नर बनाना है। तो कुछ भी छेड़छाड़ उनकी पोजीशन के साथ, उनकी पोस्ट के साथ, उनके साथ की जा सकती है प्रेसिडेंट के द्वारा। किनके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे। तो आई होप आपको ये चीज़ सारी समझ आ गई होगी। और ऐसी इसकी एक एग्जाम्पल भी है, ऐसा हुआ भी था। एक्चुअली में 1989 में गवर्नमेंट आई थी, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, राजीव गांधी की डेथ के बाद नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आई थी वीपी सिंह की। तो वीपी सिंह ने क्या किया था, जितने भी कांग्रेस के गवर्नर लगे हुए थे, तो वीपी सिंह जो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जो सरकार थी वो थी ना, ओके मैं लिखवा ही देती हूँ आपको। तो 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इनकी सरकार थी और उनके जो पीएम थे, लीडर थे, वो थे वीपी सिंह। ये वीपी सिंह वही हैं जो मैंने आपको बोला था कि ये यूपी से बिलोंग करते थे, ये पहले सीएम रह चुके थे यूपी के। ठीक है, तो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट और इनके जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे वो वीपी सिंह थे। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। ऑब्वियस सी बात है जो गवर्नर लगे होंगे वो क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वही बोलता है प्रेसिडेंट को कि आप किन किन को गवर्नर लगाओ। तो प्रेसिडेंट उस समय कांग्रेस का था, तो उसने बोला होगा प्रेसिडेंट को कि इन व्यक्तियों को गवर्नर लगाया जाए। यानी वो ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे गवर्नर किसके होंगे? कांग्रेस के होंगे। तो जब इनकी सरकार आई, वीपी सिंह की सरकार आई, तो उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट को बोला कि जितने भी गवर्नर यहाँ पे लगे हुए हैं, सब ऑलमोस्ट सबको नहीं, मोस्ट ऑफ द गवर्नर, उन्होंने बोला कि इनको हटा लीजिए और क्या कीजिए, हमारे द्वारा चुने गए व्यक्तियों को गवर्नर अपॉइंट कीजिए आप। ठीक है, यानी कि हमारी सरकार में से, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में से क्या कीजिए, आप गवर्नर जो हैं उनको अपॉइंट कीजिए। फिर उसके बाद 1991 में क्या हुआ था, आगे फिर से किसकी गवर्नमेंट आ गई थी? कांग्रेस की सरकार आ गई थी। ठीक है, और उस टाइम पे हमारे पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते थे। ये भी हमने जब पीएम का टॉपिक पढ़ा था तब हमने किया था कि ये जो व्यक्ति थे ये किसके सीएम पहले रह चुके हैं? आंध्र प्रदेश के। सो पीवी नरसिम्हा राव जो थे ये कांग्रेस से बिलोंग करते थे। तो जब ये 1991 में ये आए तो जितने भी गवर्नर वीपी सिंह ने लगाए थे, तो इन्होंने क्या किया, उनमें से टोटल 14 गवर्नर थे, वो 14 गवर्नर को हटा लिया था। ठीक है, और हटा के दोबारा से किसके गवर्नर वापस से भेज दिए थे? कांग्रेस के गवर्नर भेज दिए थे। तो इसका मतलब ये होता है कि कौन से स्टेट में कौन सा गवर्नर लगेगा, ये पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और इन एक्चुअल किसके ऊपर डिपेंड करता है? पीएम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर पीएम प्रेसिडेंट को बोलेगा
जो व्यक्तियों का नाम पीएम बोलेगा, अब प्रेसिडेंट तो उन्हीं व्यक्तियों को गवर्नर लगाएगा ना, तो इनके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। तो क्या इस टाइम पे कोई कोर्ट ने इंक्वायरी की थी कि आप क्यों हटा रहे हो बार बार गवर्नर्स? नहीं, कोर्ट इसमें कोई भी इंक्वायरी, कोई भी दखल अंदाजी नहीं करता। जब वीपी सिंह ने अपने गवर्नर लगाए थे तब भी कोर्ट ने नहीं पूछा था। जब कांग्रेस की सरकार आ गई, उन्होंने कांग्रेस के जो गवर्नर भेजे प्रेसिडेंट को बोल के, तब भी कोर्ट ने नहीं पूछा। ठीक है, सो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं है। अब देखिए, अगर वैकेंसी होती है, प्रेसिडेंट पे आते हैं दोबारा से। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है, अगर राष्ट्रपति भवन में कोई सीट खाली होती है, यानी प्रेसिडेंट की वैकेंसी आ जाती है, ठीक है, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए कौन सा व्यक्ति जाता है? वाइस प्रेसिडेंट जाता है, वाइस प्रेसिडेंट। और मैंने आपको बोला था कि मान लो प्रेसिडेंट भी अपने ऑफिस में नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट चला जाएगा। बट अगर वाइस प्रेसिडेंट भी अपने ऑफिस में नहीं है, प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, तो फिर वैकेंसी को फिल कौन करेगा? कौन जाके राष्ट्रपति भवन में बैठेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाके बैठेगा। अगर नहीं तो प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो कौन जाके बैठेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो कौन जाके बैठेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। और अगर इधर बात हम स्टेट्स की करें तो स्टेट्स के केस में अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट है तो इसके पैरेलल कौन होता है स्टेट में? गवर्नर। ओके, आप यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना, मैं ये GUV लिख देती हूँ गवर्नर को और प्रेसिडेंट को PREZ लिख देती हूँ, वो शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? गवर्नर। अगर गवर्नर अपने ऑफिस में नहीं है तो वाइस गवर्नर तो नहीं है यहाँ पे। अगर गवर्नर के ऑफिस में कोई वैकेंसी आ जाती है, ठीक है, यानी इफ वेकेंट, अगर इसका ऑफिस वेकेंट होता है तो यहाँ पे तो प्रेसिडेंट था, अगर वो एब्सेंट था तो वाइस प्रेसिडेंट था। बट यहाँ पे तो गवर्नर है और उसकी सीट अगर खाली होती है तो कोई वाइस गवर्नर नहीं है जो कि इसकी सीट को फिल कर दे। तो इसका मतलब सीधा कौन आएगा? यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता था तो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब कि मान लो ओडिशा है और ओडिशा के जो गवर्नर है वो एब्सेंट है, तो उनकी जो पोस्ट होती है उनको कौन फिल करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, यानी जो ओडिशा का हाई कोर्ट होगा उसके जो मुख्य जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, वो इस सीट को फिल करेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी अब तक। सो नेक्स्ट हम इसके बाद करेंगे पावर्स ऑफ गवर्नर। अब गवर्नर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि पावर्स ऑफ गवर्नर में अगर आप देखो तो अगर उससे पहले हम प्रेसिडेंट की पावर देखें तो प्रेसिडेंट के पास कौन सी 7 पावर्स आती थी? एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक है, जो वीटो पावर्स होती हैं वो लेजिस्लेचर में आ जाती हैं। ठीक है, जो पार्डनिंग पावर होती हैं वो किस में आ जाती हैं? जुडिशियल पावर में आ जाती है। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं तो हम इनको डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, मेन 7 पावर्स होती हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट के संबंध में कुछ पावर्स, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स, सांसद के संबंध में, विधानसभा के संबंध में कुछ पावर्स। नेक्स्ट जो आती है वो आती हैं फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां, पैसे के रिलेटेड जो पावर्स हैं। लास्ट जो नेक्स्ट आती है वो आती है जुडिशियल पावर्स, जुडिशरी के संबंध में, जुडिशरी के रिलेशन में जो पावर्स हैं। नेक्स्ट जो आती थी वो थी मिलिट्री पावर्स, मिलिट्री के संबंध में। फिर डिप्लोमेटिक पावर्स, और उसके बाद एक जो थी वो थी इमरजेंसी पावर्स।
ये 7 तरह की पावर्स होती हैं, ये सारी की सारी पावर्स किसके पास होती हैं? प्रेसिडेंट के पास होती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास ये सातों की सातों पावर्स होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इमरजेंसी, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, और इसको हमने बड़े ही डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बट जो हमारे गवर्नर होते हैं उनके पास ये वाली जो पावर्स हैं ये नहीं होती, उनके पास सिर्फ ये ही वाली पावर्स होती है गवर्नर के पास, जिनको हम कल डिटेल में करेंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी होती है, लेजिस्लेटिव कौन सी, फाइनेंशियल कौन सी और जुडिशियल पावर कौन सी होती है गवर्नर की। इसको हम बड़े ही डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो गवर्नर है उनके पास ये सिर्फ 4 पावर्स होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल। इमरजेंसी, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। अब इसके बाद जो आपने वीटो पावर की थी वो लेजिस्लेटिव में ही आ जाती है, और जो आपने पार्डनिंग पावर की थी वो किस में आ जाती है? जुडिशियल पावर में आ जाती है। तो कई बार हमें एग्जाम में सीधे ही पूछ लेते हैं, तो हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है गवर्नर की, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।